Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. चलिए फिर जल्दी जल्दी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, असर्शन इज नथिंग बट क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। तो हमें वो देखना होगा कि वो ट्रू है या नहीं, ठीक है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट थिंग, ओके स्टूडेंट। सेकेंड है रीजनिंग। अगेन वी हैव टू चेक दैट रीजनिंग इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वो सही है या गलत है, एक चीज़ ये देखनी होगी। और दूसरी ये भी देखनी होगी कि अगर वो रीजनिंग सही है, देखो गलत होता है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, गलत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि भाई असर्शन सही है और रीजनिंग जो है वो गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। लेकिन अगर सही भी है तो वी हैव टू चेक दैट कि ये जो रीजनिंग है, इफ इट इज़ ट्रू, इज इट द करेक्ट रीज़न फॉर दिस असर्शन, ठीक है। तो इतना सा ही कंसेप्ट है, हमें चेक करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, असर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। सही है, ये असर्शन करेक्ट है, यस ये ट्रू है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स है। सेकेंड रीजनिंग है हमारा, स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट पार्ट। नो स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग मेथड जो होता है ये स्टडी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रादर देन होल इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो गलत है। सो इस वजह से देखो गलत है तो फिर रिलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा फर्स्ट वन, दैट इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, असर्शन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। यस करेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि जो इकोनॉमी है उसमें प्राइस लेवल कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुंबई में अनियन के प्राइजेस क्या है, तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ, इसके लिए पता है हम लोगों का वो 6th वाला चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, यस। सो आई एम स्टडिंग द एग्रीगेट कंसेप्ट, तो इसीलिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। नेक्स्ट वन रीजनिंग क्या दिया हुआ है, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको ध्यान होगा तो याद रखो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी थियरी का है ये, ना कि मैक्रो का। सो हियर द रीजनिंग इज रॉन्ग, बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो डील ही नहीं करता है विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो तो माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है, ठीक है। सो इसीलिए रीजनिंग गलत होगा। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा फर्स्ट वन, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नाउ थर्ड वन स्टूडेंट, assertion utility depends on the intensity of wants। intensity means urgency, करेक्ट है, सही है, ट्रू है। the concept of utility has no ethical consideration। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, लेकिन ये जो रीजनिंग भी जो है स्टूडेंट वो ट्रू है। चलो ये चेक कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो रीजनिंग है ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, करेक्ट रीज़न है या नहीं। तो मैं बता दूँ इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, मतलब कि यूटिलिटी जो होता है स्टूडेंट वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ तो इंटेंसिटी की बात होती है, मीन्स हायर द नीड ऑफ अ कमोडिटी ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। सो देर इज़ नो कनेक्शन। सी इंडिविजुअली असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंडरस्टूड? Now next one and fourth one students, see assertion mu curve slopes upwards, no, mu curve slopes always downward student। mu curve slope जो होता है वो downward होता है, क्यों? सी रीजनिंग क्या दिया हुआ है, mu goes on diminishing with every successive increase in consumption of a commodity। ये बोल रहा है कि mu जो होता है it goes on diminishing, वो कम होता रहता है विथ एवरी सक्सेसिव, मतलब जैसे जैसे हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं। येस दिस इज करेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली स्टूडेंट्स, एम यू कप जो होता है वो
डाउनवर्ड होता है, ना कि अपवर्ड होता है. सो हियर इन दिस क्वेश्चन assertion is wrong, that is false, and reasoning is correct, that is true. So that's why our answer will be second, that is A is false but R is true. Okay. डिमांड, सही बात है. ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सही बात है. सारे डिजायर्स डिमांड नहीं होते हैं, ये करेक्ट है, ये ट्रू है. रीजनिंग इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. यस, करेक्ट है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बोला गया है कि सारी डिज़ायर जो होती है वो डिमांड नहीं होती है. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इकोनॉमिक सेंस में डिमांड में देयर मस्ट बी 3 फैक्टर्स प्रेजेंट. पहला तो डिज़ायर होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए. सो इन इकोनॉमिक्स अगर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है, व्हाट? डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, सो देन ओनली वी विल कॉल्ड इट एज डिमांड. ओके, अदरवाइज ये डिज़ायर होगा खाली. सो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है थर्ड वन, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. 6th one, under exceptional cases demand curve has a positive slope. Yes, see basically as per the law of demand student, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है. ओके, लेकिन सम एक्सेप्शनल केसेस में हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड होगा. तो ये ट्रू है, देखा था हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को. गिफन पैराडॉक्स है, स्नोव अपील है, बहुत सारी है रीजन है इसके. एक्सेप्शन पता है वो 5 एक्सेप्शन. इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस एंड बाय लेस व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स. यस, करेक्ट रीजन है. कैसे? देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा? कम रहेगा, और प्राइस कम रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है? हमारा उल्टा होता है. उल्टा मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप लोग, कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर राइजेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. इट हैपेंस इन एक्सेप्शन ओनली. सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Okay, now 7th one, assertion the slope of demand curve is rectangular hyperbola in case of unitary elastic demand. Yes, it is correct student. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. रीजन देखते हैं. इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. नो स्टूडेंट, जब बात आती है यूनिटरी इलास्टिक की, मतलब कि वन मतलब इक्वल, जितने से हमारा प्राइस कम या ज़्यादा होगा, जितने से हमारा प्राइस कम या ज़्यादा होगा उतने से ही हमारी डिमांड जो होगी वो कम या ज़्यादा होगी. सो ये यहाँ पे इक्वल होता है, दैट्स वाई हमने इसको यूनिटरी इलास्टिक कहा है. ठीक है, सो यहाँ पे तो ग्रेटर देन बोल रहा है तो फिर ये गलत है. सो यहाँ पे असर्शन जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, पर जो रीजनिंग है स्टूडेंट वो फॉल्स है. इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. 8th one, total expenditure method measures elasticity of demand at a given point on the demand curve. क्या बोला है? फिर से आई रिपीट. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. नो, एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ये जो होता है वो हमारा पॉइंट मेथड में होता है, ना कि टोटल एक्सपेंडिचर में. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में वी कंसीडर द एक्सपेंडिचर ओनली. सो असर्शन जो है स्टूडेंट वो हमारा रॉन्ग है. अब देखते हैं रीजनिंग क्या है. टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये सही है, रीजनिंग जो है वो सही है. रीजनिंग मतलब कि ये भी एक स्टेटमेंट है. ये टोटल एक्सपेंडिचर आपको कैसे मिलेगा? जब आप टोटल प्रोडक्ट प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ये करेक्ट है. लेकिन ये जो रीज़न है वो हमारा जो असर्शन है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा सेकेंड वन, दैट इज ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो एक्सप्लेनेशन का तो सवाल ही नहीं होता है.
ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। यस, ये सही है, क्योंकि देखो जितना मेरा स्टॉक होगा उतनी ही मेरी सप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 चेयर्स है, ठीक है, स्टॉक में, तो मेरी सप्लाई भी कितनी होगी, 100 होगी या उससे कम होगी, ठीक है ना। कहा जाता है ना, जो स्टॉक जो होता है वो या तो इक्वल होता है या ग्रेटर देन क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन करेक्ट है, ट्रू है। स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, ये भी ट्रू है। क्यों भाई, क्यों विदाउट ऑफ स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि स्टॉक जो है वो सप्लाई का सोर्स है। जितना मेरा स्टॉक होगा उतनी मेरी सप्लाई होगी। सो आप लोगों को आंसर तो दिख रहा है और आप लोगों ने राइट गेस कर लिया होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, assertion, the supply curve of labor slopes downward, no, wrong it is। supply curve of labor slope जो होता है वो backward bending होता है, downward नहीं होता है, backward bending होता है, not downward। reasoning, after a certain point of time when the wage rate rises the supply of labor tend to fall, this is correct, दिस इज करेक्ट। ओके, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यस, जैसे जैसे वेज रेट जो होता है इंक्रीज होता है, हमारी जो वर्कर्स जो होती है, सप्लाई ऑफ लेबर जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब दो वर्कर्स आर गेटिंग हाई वेजेस, दे आर नॉट रेडी टू वर्क, क्यों, क्योंकि वो आराम करना पसंद करेंगे एट अ टाइम। लेकिन जो सप्लाई कव है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, सप्लाई कव इज बैकवर्ड बेंडिंग। अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे होके फिर वो ऐसे बेंड होता है, ठीक है। ये आपके 4th चैप्टर में है तो आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स वाई द करेक्ट रीजन इज, करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जो रीजनिंग है वो ट्रू है। नाउ नेक्स्ट वन, मोनोपोलिस इज अ प्राइज मेकर। येस, मोनोपोली जो है वो प्राइज मेकर होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर, सिंगल सेलर है तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हो। सो दैट्स वाई मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई। येस, करेक्ट। अभी मैंने कहा कि जो मोनोपोली होता है, बीइंग अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, एक अकेला सेलर होने के नाते वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकता है और मार्केट सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। सो येस, असर्शन भी हमारा ट्रू है स्टूडेंट और रीजनिंग भी ट्रू है। और जो ये जो रीजनिंग है वो हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वन होगा, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। येस, ये करेक्ट है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स में हम कर चुके हैं। मैंने मैगी का और टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। नो स्टूडेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ना कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब कि स्टूडेंट दोनों एक जैसे दिखेंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे कि मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल बोला, तो टूथपेस्ट में हमारा कोलगेट है वो अलग है और सेंसोडाइन जो है वो अलग है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा फर्स्ट वन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। यस, ये ट्रू है। इंडेक्स नंबर्स मेजर्स ओनली चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नो, रीजनिंग जो है वो गलत है। इंडेक्स नंबर सिर्फ चेंजेस इन प्राइस नहीं देखता है। इंडेक्स नंबर हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसी। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू चेक द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो बहुत सारा पर्पस सर्व करता है टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा फर्स्ट वन, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये करेक्ट है। अरिथमेटिक मीन मतलब आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। रीजनिंग, अरिथमेटिक मीन इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेजेस। यस, जस्ट बिकॉज अरिथमेटिक मीन जो होता है इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ मीन अथॉरिटीज यूजेज द अरिथमेटिक मीन ओनली। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Now next one student, assertion क्या दिया हुआ है, national income value of only final goods and services
प्रोड्यूसेस इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड, सही बात है, ये करेक्ट है, ट्रू है। इन नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में हम वो कंसिडर करते हैं, यस। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ने इंटरमीडिएट गुड्स ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। रीज़न देखते हैं, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। रीजनिंग तो नहीं सही है इसकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि नेशनल इनकम जो होता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी ही हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, उसका रीज़न यही है कि इफ़ वी आर कंसिडरिंग द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब अगर चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे, लाइक अगर वीट है, ओके, और उसके बाद में वीट के बाद में क्या है हमारा, फ्लोर है, आटा, वीट से फिर उसके बाद में जो बेकर होगा वो बनाएगा बेकरी में ब्रेड, तो यहाँ पे जो आपका फ्लोर हो जाएगा, आटा जो हो जाएगा वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न नेशनल इनकम में एक्चुअली ब्रेड का वैल्यू जो है, सपोज ब्रेड का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ है, तो स्टूडेंट डू रिमेंबर कि वो 10 रुपीज़ में आपका आटे का भी प्राइस मेंशन है और वीट का भी प्राइस मेंशन है। तो अगर मैं फ्लोर का प्राइस अलग से लेती हूँ, वीट का प्राइस अलग से लेती हूँ, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो रीज़न कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रीज़न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ये करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन स्टूडेंट 16(1), ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नो, गलत। ट्रांसफर पेमेंट जो होता है आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट मतलब कि जो हमारा पेंशन होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेज होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। आगे क्या बोला है, ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेज आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रीजनिंग तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, आर इंक्लूडेड बोला है, नहीं, नॉट इंक्लूडेड होता है इन नेशनल इनकम। सो इसीलिए हमारा ए जो है वो फॉल्स है और बी जो आर है, सॉरी आर जो है वो ट्रू है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन। नेक्स्ट वन, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। येस, ये करेक्ट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज़ हो जो खर्च करती है, जो एक्सपेंडिचर इनकर करती है, वो हुआ रीजनिंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। येस, करेक्ट है। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करती है, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, येस, और इनकी कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हमारी लोकल ट्रेन्स ले लो, अगर लोकल ट्रेन्स नहीं चलेगी तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रहेगा प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, सो दे मे चार्ज हाई प्राइजेस, तो इट विल बी लाइक एक्सप्लॉयटेशन। सो रिच पीपल कैन अफोर्ड दैट, लेकिन दोज हु आर पुअर एंड दोज हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, दे वोंट बी अफोर्डिंग दैट, ठीक है। सो इस वजह से तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर होगा थर्ड, बोथ A and R true and R is the correct explanation of A. Next one student, raising debt is the most common activity of any government, correct है, yes. Government expenditure generally exceed government revenue, ये भी correct है, ये हमारे बजट वाले चैप्टर में है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. yes, मोस्टली जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं स्टूडेंट वो उसके रेवेन्यू से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी करने पड़ते हैं जिससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट वन, असर्शन, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, नो स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल बैंक करता है, ना कि कमर्शियल बैंक करता है, तो ये फॉल्स हो गया। कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट आउट ऑफ द लोन गिवन देयर बाय लीडिंग टू क्रेडिट क्रिएशन, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल की बात हो रही है, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंट्रोल क्रिएशन होता तब सही होता हमारा, ठीक है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा सेकेंड, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट, रीजनिंग, स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक बॉन्ड्स कमोडिटीज आर ट्रेडेड, ये तो करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मनी मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कैपिटल मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट। सो यहाँ पे जो असर्शन है वो आपका गलत हो गया, फॉल्स हो गया, दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा सेकेंड वन, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी, सही बात है, किसी भी इकोनॉमी के लिए ट्रेड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे
कंट्रीज़ को फॉरेन अर्निंग्स आती है। ट्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत हेल्पफुल होता है। सो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट एंड लास्ट वन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, आपका 10th चैप्टर से। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबल मतलब स्टूडेंट हमारे जो गुड्स विच वी कैन टच, ओके, विच वी कैन सी। इनविजिबल बेसिकली आपकी सर्विसेज होगी। येस, बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल इनविजिबल गुड्स दोनों ही आते हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस मच इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। पीडीएफ की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सो आप लोग वहाँ पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक को, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। एंड स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share with your friends, and still you have not subscribed our channel, please do subscribe and please hit the bell icon, so whenever I'm uploading any video you will get the notification. Thank you so much. Thanks for watching this video. Thank you.